हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे क्लास 12 एग्रीकल्चर। क्लास आपका 12 एजी है। 12 एजी में हमारे यहाँ चल रहा है दोस्तों इस समय जूलॉजी। क्या चल रहा है दोस्तों? जूलॉजी चल रहा है और जूलॉजी का चैप्टर 3 चल रहा है। पहला चैप्टर था आपका सजीव और निर्जीव, दूसरा चैप्टर था आपका जीव द्रव, तीसरा चैप्टर था आपका ये साइटोलॉजी का था पादप कोशिका वाला। तो ये तीसरा चैप्टर है और तीसरा चैप्टर आज समाप्त हो जाएगा दोस्तों। आज बिल्कुल तीसरा चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। चैप्टर 1 के मैंने नोट्स दे दिए हैं, 2 के भी नोट्स दे दिए हैं और आज ये चैप्टर 3 के भी आपको नोट्स ग्रुप में मिल जाएंगे। तीनों सब्जेक्टों के तीनों आपको पार्ट के यानी चैप्टर के नोट्स आपको आज ग्रुप में मिल जाएंगे, आप चिंता ना करें। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य देखें। अगर आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर ले और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर ले। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। दोस्तों, हमारे पास 2 ग्रुप चल रहे हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं 2 व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं। एक तो फ्री वाला है जिसमें सिर्फ और सिर्फ वीडियो की लिंक प्रोवाइड कराई जाती है। जो दूसरा ग्रुप है वो पेड ग्रुप है, ठीक है, जिसमें आपको पीडीएफ नोट्स और वीडियो लेक्चर प्लस टेस्ट सीरीज ये सारा मटेरियल मिलता है, ठीक। तो आपकी मर्जी है, आप जिस भी ग्रुप से जुड़ना चाहें उससे आप जुड़ जाना। चलो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है, देखिए 3 टॉपिक मैं आपको क्लियर कराऊंगा और तीनों टॉपिक इस वीडियो के अंदर अंदर आपको याद भी करवाऊंगा, इस बात की मेरी गारंटी है। सिर्फ और सिर्फ आप समझो टॉपिक को। देखो, टॉपिक का आज का नाम है जो वो है आरएनए, ठीक है। आरएनए का अगर हम पूरा नाम बताएं तो राइबोन्यूक्लिक अम्ल है, यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। अगर हम इसके आरएनए के खोजकर्ता आपको बताएं तो याद रखना है आरएनए के खोजकर्ता हैं वो फ्रेडरिक मिशर हैं, जिन्होंने 1868 में खोज की है। अब देखो यहाँ पे समझो आरएनए है, आरएनए का पूरा नाम जो है वो राइबोन्यूक्लिक एसिड है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो एक महत्वपूर्ण क्या है, ये जैविक अणु है। जो एक महत्वपूर्ण क्या है, जैविक अणु है जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। यानी जो आरएनए है, आरएनए का पूरा नाम क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड है, जो एक महत्वपूर्ण क्या है, जैविक अणु है जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। यह डीएनए से प्राप्त आनुवांशिक संदेशों को प्रोटीन में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस लाइन को आपको ध्यान रखना है कि यह वही डीएनए से प्राप्त जो आनुवांशिक संदेश होते हैं उनको प्रोटीन में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? आरएनए। इतनी बात समझ गए। अब देखो पहले आरएनए की संरचना, ठीक। हम 3 टॉपिक इसमें बात करेंगे। पहला टॉपिक तो आरएनए चलेगा ही, दूसरा टॉपिक आरएनए डीएनए में अंतर और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल। तीनों आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तीनों टॉपिक मैं इस वीडियो के अंदर अंदर याद करवाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे देखो आरएनए की संरचना में सबसे पहले देखो इसमें क्या क्या होता है। आरएनए की संरचना में देखो फास्फेट समूह है, ठीक है। फास्फेट समूह होते हैं जो राइबोज शर्करा के साथ फास्फेट समूह जुड़े रहते हैं। एक राइबोज शर्करा होती है, ठीक है, और नाइट्रोजन बेस होते हैं। यहाँ पे देखो आपकी देखो शुगर फास्फेट है और नाइट्रोजन बेस है। अब जो नाइट्रोजन बेस है इसमें क्या कौन से हैं, देखो एक तो एडिनिन है, एक आपका ग्वानिन है, साइटोसिन है और जो थाइमिन होता है डीएनए में। और इसमें थाइमिन के स्थान पर क्या आ जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा। थाइमिन के स्थान पर क्या आ जाएगा, आपका यूरेसिल आ जाएगा। ये देखो फास्फेट और शुगर, ठीक है, यानी राइबोज शर्करा यानी शुगर के साथ क्या है, फास्फेट समूह जुड़े रहते हैं। तो देखो ये देखो यहाँ पे शुगर है, शुगर के साथ क्या है, फास्फेट समूह जो है वो जुड़ा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे अब आप फिर से समझो इसे अच्छे से, क्योंकि हमारा काम है टॉपिक को समझाना और आपका काम है समझना। तो जल्दबाजी में इस टॉपिक को मिस नहीं करना। इसकी पीडीएफ मैं बताऊँ आपको, पीडीएफ चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 तीनों चैप्टर की मैं पीडीएफ आज फिर से अपने जो पैड वाला ग्रुप है बना हुआ जूलॉजी का क्लास 12 का, उस ग्रुप में मैं आज फिर से सेंड कर दूंगा। आज के बाद फिर सेंड नहीं करूंगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो आरएनए की संरचना में आपने देखा भैया राइबोज शर्करा, क्या देखा, राइबोज शर्करा, यानी आरएनए में डीऑक्सी राइबोज के बजाय राइबोज शर्करा पाई जाती है। ठीक है, डीएनए जो डीएनए होता है, डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है, लेकिन जो आरएनए होता है, आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, किसके स्थान पर, डीऑक्सी राइबोज के स्थान पर। ये देखो शुगर फास्फेट। अब दूसरा क्या कह रहा है, ये कह रहा है फास्फेट समूह, जो राइबोज शर्करा के साथ क्या फास्फेट समूह जुड़े रहते हैं, यानी जो राइबोज शर्करा है, शुगर है, इसके साथ क्या है, ये फास्फेट जो समूह हैं वो जुड़े रहते हैं। अगला देखो यहाँ पे, अगला है नाइट्रोजन बेस, जो ये आपके नाइट्रोजन बेस हैं, ये नाइट्रोजन बेस 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। देखो एक नाइट्रोजन बेस, दूसरा, तीसरा और चौथा। 4 नाइट्रोजन बेस में कौन कौन से होते हैं, देखो एक एडिनिन होता है, यहाँ पे देखो ये एडिनिन है। इसके बाद एडिनिन के बाद देखो यूरेसिल होता है, ये देखो यहाँ पे यूरेसिल है। इसके बाद साइटोसिन होता है, तो ये देखो साइटोसिन है। इसके बाद देखो ग्वानिन, तो ये ग्वानिन है। ठीक है, तथा डीएनए में थाइमिन होता है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, डीएनए होता है, डीएनए में थाइमिन होता है, और डीएनए में थाइमिन होगा, लेकिन जो जबकि आरएनए जो होता है ना, आरएनए में यूरेसिल होगा। यहाँ पे देखो आरएनए में जो ये क्या है, यूरेसिल है, लेकिन जब डीएनए की बात होगी तो यूरेसिल के स्थान पे क्या आ जाएगा, थाइमिन आ जाएगा। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, अगर आपको एक बार में वीडियो समझ में नहीं आती है तो 1 से 2 बार में अवश्य समझ लिया करें। 1 से 2 बार अगर वीडियो देखोगे तो सारा टॉपिक आपको याद हो जाएगा वीडियो में ही। ठीक है, आपको अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़िए, ग्रुप में जोड़िए। ग्रुप की जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी है, वहाँ पे आप जुड़िए, अपने दोस्तों को जोड़िए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जितने ज़्यादा बच्चे होंगे बेटा जुड़े हुए, उतना ही अच्छा लगेगा मुझे भी पढ़ाते हुए और आपको भी पढ़ते हुए। अब देखो अगला जो हमारा टॉपिक है, अगला इसका जो पार्ट है वो है आरएनए के प्रकार। पहली बात थी क्या थी, आरएनए थी, यानी आरएनए की संरचना हमने पढ़ी। अब देखो आरएनए के मुख्य प्रकार, आरएनए के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे आप ये देखो आरएनए के 3 प्रकार हैं। एक है एमआरएनए, एमआरएनए का पूरा नाम है मैसेंजर आरएनए। दूसरा है टीआरएनए, टीआरएनए का पूरा नाम है ट्रांसफर आरएनए। तीसरा है आरआरएनए, जिसका पूरा नाम क्या है, राइबोसोमल आरएनए। ये आपका आरआरएनए है, जिसका पूरा नाम है राइबोसोमल आरएनए। अब देखो यहाँ पे मैसेंजर आरएनए का काम क्या होता है। ठीक है, क्योंकि हम आरएनए के मुख्य प्रकार पढ़ रहे हैं तो ये पढ़ेंगे सबसे पहले मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए क्या करता है, इसका रोल क्या होता है, इसके बारे में समझो। तो देखो ये क्या करता है, डीएनए के निर्देशों की नकल करता है। क्या करता है, डीएनए के निर्देशों की नकल करता है और उन्हें कोशिका द्रव्य में प्रोटीन बनाने के लिए ले जाता है। यानी मैसेंजर आरएनए डीएनए के निर्देशों की नकल करता है और उन्हें कोशिका द्रव्य में प्रोटीन बनाने के लिए ले जाता है। दूसरा है टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए का काम क्या होता है, देखो प्रोटीन संश्लेषण के दौरान अमीनो एसिड को राइबोज तक ले जाता है। यानी प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान जो अमीनो एसिड होते हैं उनको कहाँ तक, राइबोसोम तक ले जाता है। ये काम होता है ट्रांसफर आरएनए का। तीसरा देखो आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए। ठीक, अब राइबोसोमल आरएनए में क्या है, देखो राइबोसोम के निर्माण में शामिल होता है। मतलब आरआरएनए जो है वो राइबोसोम के निर्माण में क्या होता है, शामिल होता है, जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए क्या है, आवश्यक मशीनरी है। तो ये आपके हो गए भाई आरएनए के प्रकार। अब आरएनए का मुख्य कार्य क्या है, कार्य को समझो। तो आरएनए का कार्य क्या होता है ये भी आपको याद करने पड़ेगा। देखो आनुवांशिक जानकारी को डीएनए से राइबोसोम तक ले जाना, यानी जो आनुवांशिक जानकारी है उसको डीएनए से राइबोसोम तक ले जाना, प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक पहुंचाना और कुछ प्रोटीन के लिए संरचनात्मक घटक के रूप में कार्य करना। ये इसका काम होता है, किसका, आरएनए का। ठीक है, तो ये आपका हो गया, देखो आरएनए का पूरा नाम हो गया, आरएनए के बारे में मैंने बताया, आरएनए की संरचना हो गई, फिर आरएनए के मुख्य प्रकार हो गए और आरएनए के कार्य हो गए। अब जो अगला टॉपिक चलेगा वो हमारा देखो क्या है, अगला टॉपिक है हमारा, इसे समझ लो डीएनए तथा आरएनए में अंतर। ये भी बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है, ये आपको याद होना चाहिए। तो देखो डीएनए और आरएनए में अंतर क्या है। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। आरएनए का पूरा नाम है शर्करा राइबोज होती है। ठीक है,
या राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है, ऐसे करके लिख सकते हो। शर्करा राइबोज होती है, ये लिख दो आप। सेकंड पॉइंट है pyrimidine बेस्ड थाइमीन पाया जाता है। और मैंने अभी आपको बताया था, जब आरएनए की संरचना समझाई थी तब मैंने आपको बताया था कि भाई थाइमीन के स्थान पर क्या यूरेसिल पाया जाता है। तीसरा पॉइंट है इसमें, यह 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। कौन? डीएनए। आपने देखा होगा ये डबल लेयर का होता है, ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। देखो इस प्रकार से आपने देखा होगा, इस प्रकार से। तो आपने देखा यह 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है और यह एक पॉलीराइबोटाइड श्रृंखला का बना होता है। अगला पॉइंट है द्विगुणन की क्षमता होती है और आरएनए में द्विगुणन की क्षमता नहीं होती। यानी जो डीएनए है, डीएनए में द्विगुणन की क्षमता होती है और आरएनए में द्विगुणन की क्षमता नहीं होती है। अब देखिए अगला टॉपिक, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में अंतर। इसको हम आपको ट्रिक से याद करवा देंगे, बिल्कुल सिंपल ट्रिक है, ये आपको ध्यान रखनी है। देखो एक तरफ है प्रोकैरियोटिक और दूसरी तरफ है यूकैरियोटिक। एक तरफ है प्रोकैरियोटिक और दूसरी तरफ क्या है? यूकैरियोटिक। और ट्रिक जो हमारी है वो है जीएम नहीं, ठीक। यानी हमें कुल मिला के प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर को याद करना है। हमारी ट्रिक है जीएम नहीं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये तो हमेशा ही याद होगा कि भैया जो प्रोकैरियोटिक होती है, प्रोकैरियोटिक में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 70S राइबोसोम प्रकार के आपके। तो इसमें जो पहला पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा भाई कि भाई इसमें 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं और जो यूकैरियोटिक होता है इसमें 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है, आगे से हमारी ट्रिक काम करेगी। देखो जी का मतलब होता है गोल्जी बॉडी, एम का मतलब है माइटोकॉन्ड्रिया, एन का मतलब है न्यूक्लियस, एच का मतलब है हिस्टोन प्रोटीन, ई का मतलब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कैसे? देखो मैंने कहा था जी का मतलब होता है गोल्जी बॉडी, तो वो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रोकैरियोटिक में गोल्जी बॉडी नहीं पाई जाती है, यानी अब्सेंट होती है, ठीक। अब आपको यूकैरियोटिक में ध्यान रखना है कि इसमें भाई गोल्जी बॉडी पाई जाती है, इसमें प्रेजेंट होती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल है उसके अंदर गोल्जी बॉडी प्रेजेंट नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है एम का मतलब ध्यान रखना है आपको माइटोकॉन्ड्रिया, यानी जो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है, यानी अब्सेंट होती है। और जो यूकैरियोटिक कोशिका है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है, यानी पाई जाती है। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट है एन का मतलब है न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। किसके अंदर? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी प्रेजेंट होता है। तो अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट है हमारा कि भाई क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है, यानी क्रोमोसोम के में हिस्टोन प्रोटीन का क्या होता है? अभाव होता है, यानी अब्सेंट। इस प्रकार से ये समझ लो अब्सेंट है। नेक्स्ट है इसमें यूकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। क्या है? हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। वीडियो को अंत तक देखना, इसके मैं सारे नोट्स आपको दिखाने वाला हूँ आज, जो PDF आपको ग्रुप में सेंड करूँगा वो। आगे देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता है और यूकैरियोटिक जो सेल है उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, यानी अंतःपृथ्वी जल का, ठीक है। इसमें जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अब्सेंट होता है, यानी अंतःपृथ्वी जल का है वो नहीं पाई जाती है। जबकि जो यूकैरियोटिक सेल होती है, यूकैरियोटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। तो ये हमारी ट्रिक थी, ट्रिक से आप याद कर लेना, ठीक है। अब इस चैप्टर के सारे टॉपिक मैंने देखो यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, मैं एक एक करके आपको दिखा रहा हूँ और इसके नोट्स मैं आपको आज ग्रुप में भेज दूँगा। देखो ये 6 नंबर का क्वेश्चन था डीएनए का मैंने टॉपिक करा दिया है आपको, और ये आपको आज ग्रुप में इसकी PDF मिल जाएगी। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है गुणसूत्र, तो गुणसूत्र भी मैंने आपको करा दिया, इसकी PDF आपको ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है राइबोसोम, तो राइबोसोम भी मैंने करा दिया, इसकी भी PDF आपको मिलेगी। इसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया के नोट्स भी आपको मिल जाएगा। पादप कोश का, जंतु कोश का भी मिल जाएगी, गोल्जी काय भी मिल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल भी मिलेगी, DNA RNA में अंतर भी मिलेगा और आपका ये RNA भी मिल जाएगा। कुल मिला के मैंने ये तीसरा जो चैप्टर है आपका समाप्त कर दिया। अब बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका, जो बच्चे बाद में जुड़े हैं उनका छूट गया है, तो मैं आपको बता दूं जो चैप्टर चल रहा है ना, ये पार्ट 3 था, ठीक है, पार्ट 3 था। तो जिनका चैप्टर 1,
चैप्टर 2 और चैप्टर 3, ये तीनों अब तक छूट गए हैं। ठीक है, तो मैं छूटा हुआ एक बार आपका करा दूंगा, क्योंकि 2 से 3 दिन लगेंगे मुझे। इसकी मैराथन मैं सेट कर दे रहा हूँ, तीनों चैप्टर की एक मैराथन वीडियो में लेके आ जाऊँगा। ठीक है, तो जिन बच्चों का अभी छूट गया है वो निराश ना हो, वो वहाँ से पढ़ लें। ठीक, तो आप परेशान नहीं होना। आप जाइए, नीचे ग्रुप की लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, आप उसमें जुड़ जाइए। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।